हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजेक्ट विद गौतम सर पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बेहतर और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आने वाले टाइम में एग्ज़ाम, काफ़ी सारे एग्ज़ाम लगे हैं। चाहे आपका आर ओ का एग्ज़ाम हो और पीसीएस का रिजल्ट आने के बाद में उसका मेंस होगा, और आने वाले टाइम में यूपीएससी प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम होगा और अदर स्टेट में एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए आपका जो इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट है वो हम लोग धीरे धीरे अपनी क्लास को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पिछली जो क्लास हुई थी उसके आगे, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। सबसे पहले मैं बात करूँ कि चार्टर अधिनियमों की जो शुरुआत होती है 1793 से होती है। 1793 का आता है, उसके बाद में 1813, 1833 और 1753 का जो 1853 का जो अधिनियम होता है वो अंतिम चार्टर अधिनियम होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं 1833 के चार्टर अधिनियम पर, चार्टर एक्ट पर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इंडियन पॉलिटी में हम लोग एक सेक्शन ले रहे थे और इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे हम लोग। तो आज हम बात करेंगे किसकी? 1833 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। देखिए, ब्रिटिश सत्ता जो थी आपकी, नए नए नियमों को लेकर के आ रही थी और कहीं ना कहीं भारतीयों को भारत पर अपना जो शासन हुआ करता था उसका विस्तार कर रही थी। किस प्रकार से जो शासन है भारत का, वो भारत में मतलब ब्रिटेन के कंपनी और ब्रिटिश सत्ता जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़े, विस्तार हो उसका, है ना। इसलिए कहीं ना कहीं अंग्रेज नए नए नियमों का जिक्र यहाँ पर करते हैं और विभिन्न नियमों को ला करके हमारे देश में जो है स्थापित करते हैं, और उनको जैसे कि कानून होते हैं और उन्हें कानूनों के आधार पर यहाँ पर लोगों को लागू करते हैं और कहीं न कहीं मानने के लिए भारतीयों को बाध्य किया जाता है। तो बाध्य क्यों किया जा रहा था, उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। क्योंकि हमने कहीं न कहीं अपनी जो सत्ता हुआ करती थी, अपनी जो सल्तनत हुआ करती थी, अपना जो प्रशासन था, उसको हमने कहीं न कहीं खो दिया था। हमारे पास जनता का विश्वास नहीं था, क्योंकि बिखरे हुए छोटे छोटे राज्य, रियासतें और लोग, नवाब, ये सभी लोग कहीं न कहीं आपस में बिखर चुके थे। तो अंग्रेजों ने कहीं न कहीं आगे चल करके एक अपनी बेहतर सत्ता का स्थापना किया। तो हम यहाँ पर सबसे पहली बात इसमें जानेंगे कि जो हमारा 1833 का चार्टर एक्ट हुआ करता था, उसके अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, मतलब इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, इस एक्ट के अंतर्गत पहली बार क्या किया गया, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर जनरल, क्योंकि आपको पता है 1773 में जो वारन हेस्टिंग्स आया था, तब भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता नहीं हुआ करता था। तब बंगाल में उससे पहले गवर्नर हुआ करता था मद्रास और मुंबई में, 3 जगह पहले गवर्नर हुआ करते थे। उसके बाद में 1773 का जैसे ही अधिनियम आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो 1773 में क्या होता है, आपका आ जाता है गवर्नर जनरल। तो जो बंगाल का वही वाला गवर्नर जनरल हुआ करता था, उस गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया पहली बार। बना दिया गया, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा। अच्छा, इस एक्ट के अंतर्गत जो पहला गवर्नर जनरल था वो बनकर के कौन आता है, तो वो आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका नाम था प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो हुआ आपका, प्रथम
गवर्नर जनरल, ये ब्रिटेन का ही है क्योंकि ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो रही है धीरे धीरे, तो ये प्रथम गवर्नर जनरल जो होगा वो ब्रिटेन का ही होगा, क्योंकि अन्य जो शक्तियां हुआ करती थी वो बाहर हो चुकी हैं कहीं न कहीं। तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, विलियम बेंटिक। तो ये था आपका प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में सत्ता अंग्रेजों की स्थापित हो रही थी, इसलिए आपका ये जो है इसको गवर्नर जनरल, पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का गवर्नर जनरल, ये बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। इसका जो क्षेत्र है वो विस्तारित किया गया, और विस्तारित करके क्या क्या कर दिया गया, कहीं ना कहीं इसके क्षेत्र को विस्तारित करके भारत का गवर्नर जनरल इसको नियुक्त कर दिया गया। बंगाल, सॉरी, मद्रास जो हुआ करता था आपका, मद्रास एक प्रांत हुआ करता था। मद्रास एवं मुंबई की जो कानून बनाने की शक्ति हुआ करती थी, मुंबई की जो कानून निर्माण की शक्ति हुआ करती थी या विधि बनाने की शक्ति हुआ करती थी, कि कानून निर्माण की शक्ति जो हुआ करती थी वो यहाँ पर इनसे छीन ली जाती है और भारत के गवर्नर जनरल को दे दी जाती है। कानून निर्माण की शक्ति ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है आगे चल के समझ में ना आए। कानून निर्माण की शक्ति आप लीजिए, इसको दे दी गई, भारत के गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई, क्योंकि ये अब संपूर्ण जो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, इसलिए इसको दे दी गई। क्या हुआ? संपूर्ण जो शक्ति हुआ करती थी कानून बनाने की शक्ति, उनसे भी ले ली गई, मद्रास से भी और कहीं ना कहीं मुंबई से भी, इनसे लेकर के किसको दे दी गई? भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ उसको कहीं ना कहीं कानून बनाने की जो शक्ति हुआ करती थी उसको दे दी गई। देखिए, जो इस कानून के अंतर्गत जितने भी नियम बद्ध थे उनको विनियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विनियम कहा जाता था। लेकिन इसके बाद में जो नए कानून बने उनको एक्ट या अधिनियम कहा गया। क्या बताया गया? इसके अंतर्गत बने कानून क्या कहलाए? विनियम कहलाते थे। विनियम नहीं, सॉरी, विनियम है, विनियम, विनियम कहलाते थे। ठीक है, तो ये विनियम कहलाते थे। और जो दोस्त नए कानून बने और इसके बाद के जो नए कानून बने थे, नए कानूनों को क्या कहा गया? इसके बाद में बने थे नए कानूनों को एक्ट या अधिनियम नाम दिया गया। इसके बाद में जो इस 1833 का जो एक्ट आया था, इसके बाद में जो कानून बने इनके अधिनियम कहा गया। दूसरी बात, इनके अधिनियमों को क्या नाम दिया गया? एक्ट। नए वाले जो हुआ करते थे उनको क्या नाम दिया गया? एक्ट या अधिनियम नाम दिया गया दोस्तों। इसी के अंतर्गत जो आपका हुआ करता था, विधि का वर्गीकरण करने का अधिकार किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को दिया गया। अब होता क्या है, इसके नीचे आपको दिखाई देगा, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया जो विधि का वर्गीकरण हुआ करता था, विधि मतलब कानून बनाने की जो विधियां हुआ करती थी, विधि का वर्गीकरण, विधि का वर्गीकरण मतलब अलग अलग वर्गों में विभाजन करने का जो अधिकार हुआ करता था, वर्गीकरण करने का जो अधिकार हुआ करता था, वर्गीकरण का अधिकार,
किसको दोस्तों दे दिया गया? आपका जो गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का, उसको दे दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया इसी के अंतर्गत। ठीक है, तो विधि का वर्गीकरण का अधिकार किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को दे दिया गया। मैंने बताया आपको इसके अंतर्गत हुआ क्या, बंगाल को जो पहली बार गवर्नर जनरल हुआ करता था पहले, उसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। पूरे क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया कहीं ना कहीं, और क्षेत्र का विस्तार करने के बाद में क्या किया गया, आपके बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैंने आपको बताया मद्रास और मुंबई की कानून बनाने की जो शक्ति हुआ करती थी उसको छीन करके इन दोनों राज्यों से लेकर, प्रांतों से लेकर के भारतीय गवर्नर जनरल को दे दी गई। इससे पहले जो बने हुए कानून हुआ करते थे, अर्थात यहाँ तक कि 1833 तक जो बने हुए कानून थे वो विनियम कहलाते थे, और बाद के जो नए कानून बने हुए थे इनको अधिनियम कहा गया, एक्ट कहा गया। विधि का वर्गीकरण का अधिकार जो है आपको इसी एक्ट के अंतर्गत 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधि का वर्गीकरण जो है करने का अधिकार किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को दे दिया गया। लाइट चली गई है, 1 मिनट। तो हम बात कर रहे थे आपकी, कहीं ना कहीं जो आपका गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का, तो उसको अधिकार क्या दे दिया गया था? विधि बनाने का अधिकार उसको दिया गया। विधि बनाने या विधि वर्गीकरण के अधिकार के चलते उसने क्या किया, वर्ष 1834 में, कब, क्योंकि 1833 का अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो 1834 में क्या किया, 1834 ईस्वी में प्रथम जो है आपका विधि आयोग का निर्माण किया गया। मतलब फर्स्ट लॉ कमीशन जो आपका था वो कब बना, सॉरी स्पेलिंग को आप लोग देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से M1 कम होगा। तो प्रथम विधि आयोग जो है आपका बना कब, 1834 ईस्वी में। तो जब 1834 में प्रथम विधि आयोग बन गया तो उसका कोई सदस्य तो नियुक्त किया जाएगा ना, उसकी रख रखाव या उसकी देखभाल के लिए। तो इसकी देखभाल और उसके रख रखाव के लिए प्रथम विधि सदस्य नहीं, जो चौथा सदस्य हुआ आपके एग्जीक्यूटिव में, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य की नियुक्ति फिर से करी गई। मैंने स्टार्टिंग में 1773 का जो अधिनियम पढ़ा रहा था मैं, तब मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 सदस्य आए थे एग्जीक्यूटिव के साथ में, प्लस गवर्नर आपका गवर्नर जनरल आया था, उसके साथ में 4 सदस्य और आए थे। फिर उसके बाद में मैंने बताया था 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट मैंने आपको बता दिया था, तो उस पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो चार जो सदस्य हुआ करते थे, उन 4 सदस्यों में से 3 को रखा गया था, एक सदस्य कम कर दिया गया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक सदस्य कम कर दिया गया। उसके बाद में पुनः 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, चौथा विधि सदस्य यहाँ पर या एग्जीक्यूटिव में चौथा सदस्य यहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है। तो ये 4th मेंबर होगा, चौथा सदस्य होगा आपका कहां पर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब कार्यकारी परिषद में चौथा सदस्य नियुक्त किया गया। कार्यकारी परिषद का ये चौथा मेंबर हुआ करता था, चौथा सदस्य। इस चौथे सदस्य का हम क्या कहते हैं, इसको विधि सदस्य कहा जाता है, 4th विधि सदस्य, क्योंकि विधि आयोग का ये सदस्य हुआ करता था। तो ये चौथा विधि सदस्य नियुक्त किया गया। ये चौथा सदस्य था आपका एग्जीक्यूटिव कार्यकारी परिषद में, प्लस यहाँ पर गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो चौथा सदस्य, अब यहाँ पर लोगों की टीम कितनी हो गई, टोटल कुल मिलाकर के 5 सदस्य हो गए आपके गवर्नर प्लस 4 अन्य सदस्यों को मिलाकर के।
हुआ क्या, 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत एक बात और कही गई। इसके अंतर्गत 1833 का जो चार्टर एक्ट हुआ, चार्टर एक्ट के अंतर्गत एक बात कही गई कि जो 1833 में क्या हुआ करती थी, 1833 में जो सती प्रथा हुआ करती थी आपकी, सती प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया क्योंकि इसका एक प्रमुख कारण हुआ करता था कि विधि विरुद्ध घोषित किया गया। अभी इसको घोषित किया जा रहा है, बाद में चलकर के वर्ष 1843 में, कब, वर्ष 1843 में, 33 में किया जा रहा है, इसको विधि विरुद्ध घोषित किया जाएगा। उसके बाद में वर्ष 10 साल के बाद में 1843 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। क्या थी, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा का समापन हो गया। जब सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया तो कहीं न कहीं एक समाज से एक बुराई हट गई। आप लोग समझते थे कि समाज में ये अच्छाई थी या बुराई थी, कहीं न कहीं एक तरह से बुराई थी। इस बुराई को हटा दिया गया वर्ष 1843 में। तो जो हमारे मतलब यहाँ पर हिंदुत्व का जो सबसे कहते हैं उच्च रूप जो हुआ करता था, ब्राह्मणवाद। तो जो ब्राह्मणों को इससे बहुत बड़ा धक्का लगा कि कहीं न कहीं सती प्रथा समाप्त हो गई। उसके बाद भी सती प्रथा बहुत दिनों तक चलती रही, लेकिन कहीं न कहीं विधि के विरुद्ध घोषित करके इसको सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब तो नहीं है, नहीं दिखाई देती। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, इस सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया तो कहीं न कहीं ब्राह्मणों ने इसका क्या किया, विरोध किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जो धर्म के अधिकार को मतलब इन लोगों ने कहीं न कहीं ठेस को पहुंचाया। ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं इससे जो ब्राह्मणवाद था वो कहीं न कहीं प्रभावित हुआ। होता क्या है, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक निकाय के रूप में कार्य किया जाता था, मतलब व्यापारिक निकाय के रूप में कार्य किया करती थी, व्यापार करती थी, लीडर एक तरह से हुआ करती थी व्यापारिक कार्यों की, तो उसको व्यापारिक कार्यों से हटा करके प्रशासनिक कार्य उसको सौंप दिए गए। क्या हुआ, यहीं से 1833 की चार्टर अधिनियम के द्वारा इसके अंतर्गत क्या किया गया दोस्त, इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार से हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। या आप ऐसा लिख लीजिए कि व्यापारिक अधिकार जो थे आपके, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः क्या हो गए, समाप्त हो गए। समाप्त हो गए, ठीक। अब पूर्णतः जो व्यापारिक अधिकार हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो तो हो गए समाप्त, लेकिन इसको कोई कार्य दिया गया क्या, लेकिन हाँ इसको क्या बताया गया, इसे प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। प्रशासनिक निकाय बनाया गया, बना दिया गया। देखिए ये पूरी तरह से जो साफ बातें चल रही हैं आपके मन में ना, कि पूरी तरह से हमको इनको मतलब एक क्रमवार समझाना पड़ेगा आपको। ये क्रमवार इसीलिए हम आपको रख रहे हैं ताकि आपके धीरे धीरे कहीं ना कहीं माइंड में बैठती हुई चले। मैंने आपको बताया 1833 में क्या हुआ, 1833 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत सती प्रथा को धीरे धीरे कहीं न कहीं विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। विधि विरुद्ध घोषित करने के बाद में 1843 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 1843 में समाप्त हो गई आपकी सती प्रथा। उसके बाद में मैंने बताया आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हुआ करते थे उसके पास व्यापारिक अधिकार हुआ करते थे, व्यापारिक निकाय के रूप में कार्य करती थी। व्यापारिक निकाय के रूप में कार्य करने के बाद में इसके जो 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत व्यापारिक अधिकार इसके समाप्त कर दिए गए।
जब व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तो फिर क्या बचा इसके पास, प्रशासनिक निकाय के रूप में ये कार्य करने लगी आपकी। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम आप मिटाते इसको। मैंने बताया आपको गवर्नर जनरल को विधि बनाने का, विधि वर्गीकरण का अधिकार दिया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गवर्नर जनरल ने वर्ष 1834 में। पहला विधि सदस्य कार्यकारी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कौन आता है, आपका चौथा सदस्य बना, कौन, विधि आयोग का चौथा सदस्य। अब हम बताते हैं कि 1833 में सती प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। एक फैक्ट यहाँ पर छूट गया, भी हम बताएंगे आपको। और 1843 में इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए और इसको प्रशासनिक अधिकारों को दे दिया गया। अब हम बात कर रहे थे, आपको मैंने ये बात नहीं बताई कि जो प्रथम विधि सदस्य जो हुआ वो सदस्य कौन था। जो आपका विधि सदस्य के रूप में या चौथा विधि सदस्य, चौथे सदस्य के रूप में फोर्थ विधि सदस्य जो हुआ करता था, पहली बात तो एग्जीक्यूटिव में चौथा सदस्य है और ये फर्स्ट विधि सदस्य है, ये है कौन, तो यहां पर ये नियुक्त किया गया था लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले को ये क्या करता है, इसको लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य बनाया गया था आपका। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चौथा सदस्य और जो प्रथम विधि सदस्य हुआ आपका फर्स्ट लॉ कमीशन में जो मेंबर हुआ वो कौन बना, लॉर्ड मैकाले। मैं आपसे बात कर रहा था कि जो इसी एक्ट के अंतर्गत और क्या कार्य किए गए। इसी एक्ट के अंतर्गत सिविल सेवाओं में जो है, सिविल सेवाओं की जो खुली भर्ती प्रतियोगिता हुआ करती थी उसको लागू करने का मतलब प्रयास किया गया। क्या किया गया, सिविल सेवाओं में क्या किया गया, सिविल सेवाओं में खुली भर्ती प्रतियोगिता, खुली भर्ती प्रतियोगिता, खुली भर्ती प्रतियोगिता को लागू करने का प्रयास किया गया, को लागू करने का प्रयास किया गया दोस्त। जब लागू करने का प्रयास किया गया तो हुआ क्या, लागू हो पाए कि नहीं, प्रयास किया गया। जब प्रयास किया गया तो इसमें हुआ क्या, दरअसल में आपका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इसका विरोध किया। फिर होता क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विरोध के कारण क्या हुआ, इसके विरोध के कारण क्या है, ये संभव नहीं हो पाया। ये जो भर्ती प्रक्रिया होनी थी संभव नहीं हो पाई। मतलब ये जो भर्ती प्रक्रिया हुआ करती थी वो समाप्त हो गई, हो नहीं पाया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। बात ये थी कि मतलब इसी एक्ट के अंतर्गत कहीं न कहीं एक और कार्य मतलब किया गया कि जो मतलब ब्रिटेन के जो सदस्य हुआ करते थे उनको भारत में बिना लाइसेंस के व्यापार करने का अधिकार दिया गया। जो ब्रिटेन वासी हुआ करते थे, ब्रिटेन के व्यापारियों को भारत में क्या हुआ, अब भारत में बिना लाइसेंस का व्यापार करने का अधिकार दिया गया, बिना लाइसेंस के व्यापार करने का अधिकार दिया गया। अब ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर बिना लाइसेंस के व्यापार कर सकते थे, जो है मतलब बिना लाइसेंस के व्यापार कर सकते थे। यहाँ पर कहाँ पर, भारत में।
और क्या कहा गया इसी के अंतर्गत कि मतलब जो भारतीय लोग हैं, इन भारतीय लोगों में जो भर्ती प्रक्रिया हो रही थी, क्या भर्ती प्रक्रिया में क्या करना है आपको, क्या हुआ करता था भर्ती प्रक्रिया में आपको लोगों को, वो बारिश हो रही है थोड़ा तो इसीलिए आवाज से आ रही होगी। तो क्या हुआ भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत क्या किया गया आपका, इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अंग्रेजों ने इसी एक्ट में क्या बताया कि जो भारतीय लोग हैं उनके अंतर्गत कहीं न कहीं उनकी जाति को लेकर, उनके रंग को लेकर, उनके मूल वंश को लेकर के, जन्म स्थान को लेकर के कम से कम 5 आधारों पर जो है आपका भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। क्या कहा, धर्म को लेकर इनके, आपकी जाति को लेकर के, आपका रंग कहीं न कहीं देख करके, और आपका जो है मूल वंश जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं, और एक चीज जन्म स्थान को यहाँ पर इंगित किया गया। तो इन चीजों को लेकर के कहा कि कहीं न कहीं आप लोगों के साथ में भेदभाव जो है अपनाया नहीं जाएगा। क्या था, भेदभाव नहीं होगा। 1833 के अंतर्गत ये सभी बातें जो है आपकी चल रही थी, और इसी के अंतर्गत जो आपका 1833 का चार्टर एक्ट था, इसी के अंतर्गत ये सभी बातें आपको अंग्रेजों के अंतर्गत कहीं न कहीं 1833 के अधिनियम के द्वारा, चार्टर के द्वारा ये सब चीजें लागू करी गई भारत में। होता क्या है, इसके बाद की बात करेंगे हम लोग अभी। क्या हुआ 1833 का जो चार्टर एक्ट हुआ करता था उसके अंतर्गत इन सभी बातों को जो है लागू किया गया। उसके बाद में एक चीज और हम आपको बताएं, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो विधि सदस्य हुआ करता था उनकी एग्जीक्यूटिव में चौथा मेंबर मतलब यहाँ पर जोड़ा गया। खुली भारतीय प्रतियोगिता जो है सिविल सेवाओं में उसको लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हुआ करता था आपके 6 सदस्य जिसमें हुआ करते थे, उनके मतलब कहीं न कहीं विरोध के कारण उसको हटा दिया गया। यूरोपियों को क्या किया गया, ब्रिटेन वासियों को क्या कहा गया कि तुम आप बिना लाइसेंस के व्यापार कर सकते हो भारत में। इसके अंतर्गत जाति, धर्म, मूल वंश और रंग को लेकर के भर्ती प्रक्रिया में कहीं न कहीं इन लोगों ने कहा कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा आपको इसके अंतर्गत कहीं न कहीं भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आपका गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हुआ करती थी, इन दोनों को जो है संपूर्ण भारत में अधिकार मिला हुआ था। तो संपूर्ण भारत क्षेत्र के लिए, संपूर्ण भारत क्षेत्र के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार, इनको एक बजट बनाने का अधिकार दिया गया। जैसे कि वर्तमान बजट आप लोग पढ़ रहे हैं, बनाने का अधिकार जो है इसी एक्ट के अंतर्गत जो है दिया गया। इतना अगर आप लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस इतने सभी फैक्ट, इतनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट। और जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इससे बाहर मतलब आपके क्वेश्चन जो भी हैं नहीं पूछे जाएंगे। यहीं से आपका जो भी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अभी पूछा जा चुका है सिविल सेवा में, पीसीएस में भी पिछली बार पूछा गया था, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा तो कहीं न कहीं यहाँ से आपको मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो 1833 का चार्टर एक्ट जो है हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आते हैं 1853 के चार्टर एक्ट पर। कहाँ पर जाएंगे हम लोग, तो छोटा सा बदलाव आप लोग कर लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए 1853। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1853 का चार्टर एक्ट। आपने नाम सुना होगा लॉर्ड डलहौजी का, तो लॉर्ड डलहौजी के प्रयास से 1853 का चार्टर एक्ट लाया जाता है। ये जो चार्टर एक्ट है अपने चार्टर अधिनियमों में अंतिम चार्टर एक्ट है।
ये जो है आपका चार्टर अधिनियम में अंतिम चार्टर एक्ट है। कौन सा? 53वां। 1793 के बाद में 1853 में ये अंतिम है। 1793 में पहला चार्टर एक्ट हुआ करता था, अंतिम चार्टर एक्ट है, इसको देख लीजिए आप लोग। उसके बाद में मैंने बताया आपको, यह चार्टर एक्ट जो है आपका, यह लॉर्ड डलहौजी, किसके? लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से भारत में आया। राज्य हड़प की नीति जानते होंगे उसकी, डलहौजी के प्रयास से आया। हिस्ट्री में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से भारत में आता है और ये अंतिम चार्टर एक्ट है। इसके अंतर्गत हुआ क्या? पहली बात तो एक इसमें साफ जाहिर की गई कि जो आपकी कंपनी हुआ करती थी, जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर बॉडी हुआ करती थी, गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हुआ करती थी, ऐसे लिखिए, गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको हम क्या कहते हैं? कार्यकारी परिषद। इसके जो कार्य हुआ करते थे यहाँ पर दो भागों में विभाजित कर दिए गए। गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कार्यों को कहां पर? दो भागों में विभाजित कर दिया गया। दो भागों में विभाजित किया गया। वो कौन से दो भाग थे, कहां कहां पर इनको विभाजित कर दिया गया? एक तो इनको बता दिया गया कि तुम्हारे पास एक तो रहेंगे प्रशासनिक कार्य। एक नंबर पे इन्होंने बताया इनको कि तुम्हारे पास रहेंगे प्रशासनिक कार्य, ठीक है। दूसरे आपके पास रहेंगे विधायी कार्य। दो कार्य इनको सौंपे गए। इनको अलग अलग जो है प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य, इनको जो है अलग अलग बना दिया गया। इसी के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों और विधायी कार्यों के चलते आपकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, इसमें 6 नए सदस्यों को नियुक्त किया गया। इसी एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत 1853 की चार्टर एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया? कार्यकारी परिषद में आप इसको कार्यकारी परिषद कहिए या विधायी परिषद? विधायी परिषद ज्यादा ठीक रहेगा। विधायी परिषद में 6 नए सदस्यों का मतलब नियुक्त किया गया। 6 नए सदस्य नियुक्त किए गए। जब 6 नए सदस्य इसमें नियुक्त किए जा रहे हैं तो इन 6 नए सदस्यों को एक नाम दिया जाता है। इन 6 नए सदस्यों को क्या नाम दिया गया? विधि पार्षद कहा गया। विधि पार्षद कहा गया। क्या कहा गया? विधि पार्षद कहा गया। अब ये 6 नए सदस्य जो हुआ करते थे आपके, तो कहीं ना कहीं 6 नए जब सदस्य बने तो इनको कहा गया विधि पार्षद। इन विधि पार्षदों को मुख्य रूप से आपका जो कार्य दिया गया, अब हमने आपको बताया कि अंतिम चार्टर एक्ट है कौन सा? ये 1853 का चार्टर एक्ट। ये लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से भारत में आ रहा है। इनके प्रयास से और आपके गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो कार्य हुआ करते थे, पहला कार्य किया गया कि इनको दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो प्रशासनिक कार्य हुआ करते थे, दूसरे विधायी कार्य। इसके अंतर्गत 6 नए सदस्यों का नियुक्त किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और इन 6 नए सदस्यों को कहा गया विधान पार्षद, विधि पार्षद कहा गया।
ठीक है, विधि पार्षद कहा गया। इनको कहीं न कहीं विधायी कार्यों के लिए जाना जाएगा आगे चल करके। उसके बाद में इन 6 जो सदस्य हुआ करते थे, इन्हीं के अंतर्गत भारत में क्या किया गया, एक विधि पार्षद परिषद बनाई गई। एक छोटी विधान परिषद का निर्माण किया गया और इसी विधान परिषद में जो है 6 जो सदस्य हुआ करते थे वो कार्य करते थे। 6 सदस्य विधान परिषद में, छोटी सी विधान परिषद का निर्माण किया गया था और उसमें 6 सदस्य जो भी हुआ करते थे आपके कार्य करते थे। इसको नाम दिया गया था छोटी संसद के रूप में। क्या नाम दिया गया था? इसको छोटी संसद कहा जाता था आपका। ये छोटी संसद हुआ करती थी आपकी और इसको क्या नाम दिया गया? छोटी संसद। इसी के अंतर्गत जो आपकी ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव जो काउंसिल हुआ करती थी, उसका जो भी निर्माण इसी के अंतर्गत किया गया और इसे ही हम लोग छोटी संसद को क्या कहते हैं? ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल का निर्माण किया गया। ठीक है, तो AILC इसका नाम दिया जाता था। AILC ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो इसको यहाँ पर बनाया गया और इसके अंतर्गत क्या किया गया? इस एक्ट के अंतर्गत खुली भर्ती प्रतियोगिता का निर्धारण किया गया। उस निर्धारण के लिए लॉर्ड मैकाले को मैंने आपको बताया था, उस लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इसके अंतर्गत क्या किया गया? सिविल सेवा के लिए क्या किया गया? सिविल सेवा की जो परीक्षा हुआ करती थी भारत में करवाने के लिए, जो खुली भर्ती प्रतियोगिता हुआ करती थी, मतलब भारतीय भी उसमें जा सकते हैं। सिविल सेवा की परीक्षा के लिए एक मैकाले समिति का गठन किया गया। मैकाले समिति जो हुआ करती थी आपकी, वर्ष 1854 में इसका जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया। मैकाले समिति बनाई गई और इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था लॉर्ड मैकाले हुआ। कौन? जो प्रथम विधि सदस्य हुआ करता था तो लॉर्ड मैकाले, ये जो समिति का अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है, तो आपका कौन था? लॉर्ड मैकाले हुआ करता था। कब इसको बनाया गया? 1854 में। और जो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव जो काउंसिल हुआ करती थी, इसमें जो सदस्य हुआ करते थे, इसमें 4 सदस्य का जो चुनाव हुआ करता था, इसके 4 सदस्यों का चुनाव, तो इसके 4 प्रांतों से होता था। वो आपके बंगाल से एक सदस्य आता था, एक सदस्य आता था आपके आगरा से, मद्रास से एक सदस्य आएगा यहाँ पर, और एक आएगा मुंबई से। 4 सदस्यों का जो नियुक्ति यहाँ पर की जाती थी इसके ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो 4 प्रांतों से आपके 4 सदस्य आया करते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैकाले समिति कब बन रही है? आपकी 1854 में, और इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? आपका लॉर्ड मैकाले इसका अध्यक्ष रहेगा कहीं न कहीं। ठीक है,
अब होता क्या है, हाँ, जो आपके 4 प्रांत हुआ करते थे ना, इन चारों प्रांतों को क्या किया गया, ये जो 4 प्रांत हुआ करते थे आपके, आगरा, बंगाल, आगरा, मद्रास और मुंबई जो हुआ करते थे, इनको क्या किया गया, स्थानीय, जो इनका शासन हुआ करता था, स्थानीय शासन या स्थानीय अधिकार इनको जो है प्रदान किए गए। यहाँ पर जो टैक्स की वसूली कार्य, जो वसूली, राजस्व वसूली का कार्य किया जाता था, वो कहीं न कहीं ये प्रांत स्थानीय स्तर पर अपना जो टैक्स वसूली का कार्य जो हुआ करता था वो कर सकते थे। और प्रांतीय जो यहाँ पर स्थानीय सरकार हुआ करती थी, स्थानीय सरकारों का यहाँ पर निर्माण हो पाता था, कर सकते थे ये लोग। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कैसी लगी आपको आज की क्लास? आज हमने 1833 का जो चार्टर अधिनियम हुआ करता था उसको हमने देखा, और इसी के साथ अंतिम चार्टर अधिनियम, अंतिम चार्टर एक्ट जो हुआ करता था 1853 का, उसको भी हमने देख लिया। इसके बाद में 1858 का जो है एक्ट आएगा, उसके अंतर्गत हम लोग ताज का जो शासन है वो देखेंगे, रूल ऑफ क्राउन। यहाँ तक जानते हैं कि कंपनी का शासन जो है कहीं न कहीं समाप्त हो जाएगा, और कंपनी का शासन समाप्त होकर के ताज का शासन, मतलब जो ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था, ब्रिटिश राजा हुआ करता था, उस राजा का शासन अगले चरण से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इनके द्वारा यहाँ से हम लोगों को हमारे संविधान में क्या चीज मिल रही है, देखो, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल जो गठन हो रहा है, वो कहीं न कहीं जो विधायी परिषद है उसकी जो नियुक्ति हो रही है, वो आगे चल कर के हमारी जो विधायिका है, कानून निर्मात्री विधायिका है, वो बनेगी। फिर आगे चल कर के जो राज्यसभा है, राज्य परिषद है, उसका निर्माण होगा, उसके द्वारा हम लोग कहीं न कहीं राज्यसभा का गठन करेंगे। तो ऐसे ही हमारे प्रांतों में होगा, ऐसे ही हमारे केंद्र में भी सरकार इसी प्रकार बनेगी। इसी के द्वारा कहीं न कहीं, इसलिए हमको ये सब पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी जो वर्तमान में चल रही हैं, विधायिका और कार्यपालिका, वो विधायिका और कार्यपालिका कहीं न कहीं यहीं से उठ करके आपकी बनने का जो कार्य है वो यहाँ पर हो रहा है। इसलिए हमको इनको पढ़ना, मतलब इन अधिनियमों को, एक्ट को पढ़ना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार। देखते रहिए क्लास को और आगे बढ़ाते रहिए। शुक्रिया।